अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाले जाने के महज 5 रोज़ बाद ही अपनी सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया और पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस रख दिया। हैरानकुन तौर पर परवेज़ खटक ने इसका ऐलान मीडिया के सामने नहीं किया, बल्कि पेशावर में मुनक़िदा इजलास का एलामिया सहाफ़ियों को जारी किया गया, जिसके मुताबिक उनकी जमात को 57 साबिक़ अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आला KP महमूद खान के अलावा शौकत अली, इश्तियाक उमर, डॉक्टर आसिया असद, अरबाब वसीम और ज़ियाउल्लाह बंगश शामिल हैं। परवेज़ खटक की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में सनह 9 मई से मुतालिक एक मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की गई और इस वाक़े को ही अपनी जमात के क़याम की उन्होंने वजह करार दिया। परवेज़ खटक, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दस्ते रास्त थे, उनके मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से पार्टी में शमूलियत से इनकार के बाद उन्होंने नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि परवेज़ खटक को पार्टी का ऐलान एलामिया के ज़रिए करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? पार्टी में महमूद खान के अलावा कोई बड़ी शख्सियत शामिल नहीं है, इसकी क्या वजह है? क्या ये जमात खैबर पख्तूनख्वा की हद तक किंग्स पार्टी साबित होगी और क्या इससे तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा? इसी पर सबसे पहले हम बात करेंगे। सुनो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ सफ़ीउल्लाह गुल हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीउल्लाह, हमने जब भी देखा है कोई नई जमात, कोई नई सियासी जमात मार्ज़े वजूद में आती है तो सबसे पहले मीडिया पर आकर अपनी पावर शो करती है वो सियासी जमात। बताया जाता है कि इतने लोग शामिल हैं इसके साथ। ये कैसी नई सियासी जमात बनी है कि ना तो इसके जो सरबरा हैं वो मीडिया के सामने आए, ना ही अरकान मीडिया के सामने आए और एक एलामिया से बस नई सियासी जमात का ऐलान हो गया? इसकी क्या वजह है? ये बिल्कुल बहुत ही अजीब सा एक, जिसे कहते नहीं है कि मीडिया में फर्स्ट टाइम हमने ऐसा देखा कि एक तो ये पहले ये कि मीडिया इनवाइटेड ही नहीं था सिर्फ से। दूसरा ये कि परवेज़ खटक 9 दिन जो है वो इस्लामाबाद में रहे, कल यानी वो आए हैं और फिर यानी अजीब सा यही था कि गो की यानी दावा पहले भी कर रहे थे कि 50 से ज़ायद अरकान उनके साथ है, लेकिन आज जो हमारे मीडिया के दोस्त और बाकी मीडिया वहाँ पर मौजूद थे तो वो यही देख रहे थे कि बमुश्किल जो है वो 12 से 15 लोग जो थे वो मुख्तलिफ, और वो भी वो MPA या शौकत अली MNA साहब का, तो ये एक जिसे कहते हैं नामी गरामी लोगों में वो एक एक्स CM जो हमारे महमूद खान यही नजर आए। बाकी को यही था कि चीरा कुछ लोग नजर आए, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंस वाले नहीं थे। ठीक, अब यानी जो तो आज मीडिया के साथ क्या सलूक हुआ वहां पे? मैंने ये सुना है कि वहां पे जब लोग गए कवर करने के लिए तो उन्हें बाकायदा तौर पे रोका भी गया और शायद कोई डिटेन भी किया गया। बिल्कुल अभी साहब ऐसा ही हुआ, क्योंकि मीडिया इनवाइटेड नहीं था और पहले से ये कहा गया था कि ये सिर्फ इजलास होगा और बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा। तो उसमें कुछ साथियों ने, मीडिया के कुछ दोस्त थे, 3 और यंगस्टर्स थे, उन्होंने यानी जैसे जो बाहरी मूवमेंट जो जनरली होता है कि मीडिया के लोग अगर अंदर यानी वो नहीं उन्हें छोड़ा जाता तो वो बाहर की मूवमेंट लोगों के आने जाने को जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपने मोबाइल से, क्योंकि बाकी वो तो नजदीक जाने भी नहीं दे रहे थे और वो चूंकि ग्रैंड शादी हॉल था ये GTO पे, तो वो उनको यानी फिर वो यही हुआ कि कुछ लोग यानी उनके पास आए और उन्होंने उनको बाकायदा यानी उनसे पहले मोबाइल छीने हैं, उनसे मोबाइल यानी कॉन्फिस्केट किए हैं, फिर उनको अपने साथ ले गए हैं और बिठाया। और अब तो कुछ देर पहले जो है वो नेगोशिएशंस और जाहिर है कि वही फिर मीडिया प्रेशर और उसकी वजह से जो है वो उनको रिलीज किया, लेकिन मोर देन 3 आवर्स जो था वो उनको बिठाया रखा वहाँ पे। सफ़ीउल्लाह, ये भी बताइएगा, बड़े दिनों से हम ये बात सुन रहे थे कि परवेज़ खटक साहब शायद अपनी नई सियासी जमात का ऐलान करने वाले हैं। सियासी हलकों में क्या इस नई सियासी जमात को लेकर क्या बाज़गश्त है इस वक्त? क्या परवेज़ खटक साहब कुछ कर पाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में? देखें, वही जिस तरह यानी हमने देखा कि पंजाब में यानी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद जो था वो उससे यही देखा जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में भी शायद वो कोई अपना कुछ पावर शो कर सके, लेकिन यहाँ देखा कि वो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। तो फिर परवेज़ खटक ही को ये टास्क सौंपा गया और उनको यानी फोरफ्रंट पे रख के और ये सारा के लोगों से राब्ते करें और लोगों को जमा करें। लेकिन आपने जो लिस्ट भी यानी अगर हमारे नाज़रीन देख सक रहे हो जो रिलीज भी की है तो उसमें भी यानी ऐसी एम्बिग्विटीज है कि इवन अगर हम उससे बात करें जो सीरियल नंबर 20 पे एक पिक्चर लगी हुई है वो एक साहब का
पार्लियामेंटेरियन हैं जो 2 साल पहले हार्ट अटैक उनको हुआ था, उनकी पिक्चर लगी हुई है। अच्छा, तो ये इस तरह का ऐसा लग रहा है कि जैसे एक हॉट नॉच था और बड़ी जल्दी में बहुत सी चीजें की गई हैं। और साथ ही साथ हमें अब यानी बहुत से पार्लियामेंटेरियन जिस तरह ताज मोहम्मद हैं, यानी उनकी तरफ से भी, मंसूर उनकी तरफ से भी, स्वात ही की यानी वो हैं मालाकंड से हैं, इसी तरह एक्स एमएनए साजिदा जुल्फिकार उनकी तरफ से भी यानी ये ऑडियो और उनके बयानात आ रहे हैं कि वो पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि हमने पीटीआई छोड़ी नहीं है तो कैसे हम किसी और पार्टी में जा सकते हैं। अच्छा। तो ये कुछ अजीब सी एक सिचुएशन सी बन गई है कि एक तरफ क्लेम्स यानी है तो दूसरी तरफ जो है वो उन्हीं लोगों की तरदीद भी आ रही है कि जिनको वो लिस्टों में शामिल किया गया। यानी कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। बहुत बहुत शुक्रिया सफीउल्लाह गुल, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब इसी हवाले से मजीद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और साबिक तर्जुमान केपी हुकूमत अजमल खान वजीर साहब। हबीब साहब आप प्रोग्राम में हमारे साथ। अजमल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस नामी जो ये नई जमात बनी है, इसका दावा है कि इसने आते ही दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल खत्म हो गई जो पीटीआई थी। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखिए हबीब साहब, वो उस हवाले से तो आप कह सकते हैं कि वो आउट हो गई है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो लोग थे, यानी जो मैंने देखे फ़ोटो देखे, क्योंकि मीडिया का तो मैंने जो पेशावर की मीडिया से इस हवाले से पूछा है तो उन्होंने कहा कि हमें तो एक्सेस दिया नहीं गया, क्योंकि मीडिया का तो एक्सेस था नहीं वहाँ पे। अब ज़ाहिर अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या इजलास होता है, उसको मीडिया कवर करती है तो सवाल हो जाते हैं, जवाब हो जाते हैं, तो वो चीज़ तो हमने देखी नहीं है। लेकिन बकौल जो आप प्रेस रिलीज़ बता रहे हैं, लेकिन मुझे तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इस हवाले से तो वो ठीक है ना कि जी पिछले अगर आप 5 साल देख ले और अभी तकरीबन 4.5 साल, यानी टोटल मिलाकर 9.5 साल खान साहब ने जिन लोगों के हवाले खैबर पख्तूनख्वा को किया था, वो तो 2 ही चीफ मिनिस्टर थे और वो दोनों चीफ मिनिस्टर एक दूसरे को प्यारे हो गए। तो उसके बाद तो अगर उस हवाले से देखा जाए तो बात तो ठीक है। तो अजमल वजीर साहब, आप परवेज खटक साहब केपी के वोटर को कन्विंस कर पाएंगे? पीटीआई को कोई सियासी नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे तो आज ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आप लोग जो जब ये कर रहे थे या इतनी पार्टी अनाउंस हो रही थी, तो इसमें सबसे पहली बात ये कि ये तो अभी तक मीडिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, मीडिया को फेस नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई कि ये मीडिया के सामने आ जाते और ये सारे लोग अब आप सामने आ जाते और कह देते कि जी। और दूसरी बात ये कि मुझे इसमें एक बात की और समझ नहीं आई, पार्टी तो मैं भी छोड़ चुका हूँ 9 मई के वाकयात के बाद, बट ये नहीं कि मैं किसी सियासी जमात में गया हूँ या सारे सब हमसे भी राब्ते किए थे, लोगों ने राब्ते भी किए, सारी बातें थी, लेकिन नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं नहीं हूँ किसी सियासी जमात के साथ इंटरेस्ट। लेकिन हमने तो शुरू में किया था, लेकिन क्या 2 महीने 7 दिन के बाद किसी को 9 मई का वाकया याद आ जाता है, किसी को जी 45 दिन के बाद याद आ जाता है, किसी को पता नहीं कितने दिन के बाद याद आ जाते हैं। भाई एक फैसला है, अगर 9 मई के वाकये का मसला है तो उस वक्त हमने भी पार्टी छोड़ी थी और इसी नैरेटिव पे। और ये तो माशाल्लाह सारे वो लोग हैं जिनकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा, या अगर मैं पंजाब की बात करूं, यही तो लोग थे जो उसके मशावरत में सरे फहरिस्त बैठे हुए थे, सारे मशवरे देने वाले ये थे। और हम जैसे लोगों के साथ जो उस वक्त पार्टी ने जो ज्यादतियां की है, हबीब अकरम साहब को पता है, इन्हीं लोगों की वजह से तो किए। आज वो लोग, मुझे तो एक बात पे बड़ी एक खुशी हो रही है और मैं बबांगे दोल कह रहा हूं, मुझे खुशी हो रही है कि खान साहब जिन लोगों के ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत करके और हमारे ऊपर जो है ना वो मसले करते थे, आज मैं बताता हूं कि वो किधर खड़े। और जब हम आपको कहते थे कि भाई साहब ये सिलसिले हो रहे हैं और ये सारी साजिशी और ये वक्त आने पे इनके ओरिजिनल चेहरे नजर आएंगे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, तो आपने कभी खान साहब को बताया था कि ये लोग कौन हैं, कैसे हैं, क्या करेंगे? यार हबीब साहब, आपके प्रोग्राम के तहत आपने जब प्रोग्राम किया था 2020 में, उस वक्त तो पूरी जोबंदी खान की हुकूमत की, और मेरे साथ जब ज्यादती हुई थी, मैंने खान साहब को दुनिया के मैसेज किए कि यार मेरे खिलाफ साजिश हो रहा है। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में खुद खान साहब ने कहा कि अजमल के खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ कमीशन भी बना एक जेली ऑडियो पे, और उसका हमने सामना किया 1 साल और बेगुनाह साबित हुए।
लेकिन उसके बावजूद खान साहब ने हम जैसों के गुनाह माफ नहीं किए। किन लोगों की वजह से? इस आज जो वहां पे खड़े थे उसमें कुछ चेहरे मुझे नजर आए, उनकी वजह से। तो आज मैं उससे पूछ रहा हूं कि आप किधर स्टैंड कर रहे हो खान साहब? ये वही लोग थे कि पूरे पूरे सूबे, मुझे बताए 3 वजीर आला थे, एक उस्मान बुजदार, एक महमूद खान और एक परवेज खटक। ये 3 वजीर आला थे ना। कोई पिछले 5 साल था, ये 2 तो अभी वाले थे। किधर दोनों तीनों खड़े? बकाया वो मिनिस्टर्स और वो लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं जो आज थे। अच्छा अजीज साहब, आप क्या समझते हैं परवेज खटक साहब के तहरीक इंसाफ से अलग होने और नई सियासी जमात बनाने से क्या उनका सियासी वजन बढ़ेगा या उतना ही रहेगा या फिर कम होगा? देखिए, मैं परवेज खटक साहब की तो आपको इतनी सी बात जरूर बताओ कि खटक साहब का ये तो मैं मानता हूं कि खटक साहब का ये था कि पहले भी सूबाई मिनिस्टर रहे थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर बने तो 2013 में ये हकीकत है कि पीटीआई की वजह से बने। और यहाँ पे मैं बारहा कहता हूँ कि 96 थे या कितने एमपीएस थे जिनको मैं जाती तौर पर, मैं काबीना का हिस्सा रहा हूं, हुकूमत का हिस्सा रहा हूं, मुझे खुद भी 40 लोगों के नाम मुझे नहीं आते। तो ऐसे ऐसे लोग जो काउंसलर के इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, वो भी 2013 और 2018 में वो बन गए, एमपीए बन गए, मिने बन गए, वजीर बन गए, क्या किसे क्या बन गए, बड़े बड़े ओहदे पे बन गए। हाँ, अब उसके 2-3 वो हो सकते, लेकिन काउंसलर के इलेक्शन इसमें से परवेज खटक का तो मैं मानता हूं वो एक इलेक्टेबल था और वो अपनी सीट और अपनी कंस्टिट्यूएंसी की हद तक मैं उसकी चीजें मानता हूं। लेकिन इसमें तो बहुत सारे वो लोग थे कि कभी काउंसलर का इलेक्शन भी न जीते बट वो बन गए थे। अच्छा। और फिर वो सियासत के मालिक थे। लेकिन साथ साथ आप इस चीज को मद्देनजर रखें कि बहुत सारे फाइल, क्या अब इसके बाद नेब की जो इंक्वायरी है या बीआरटी की जो इंक्वायरी है वो खत्म हो जाएगी, या ये मलम जबा वाला केस खत्म हो जाएगा, क्या ये जो बिलियन सुनामी ट्री है वो खत्म हो जाएगी? यार बात ये है कि ठीक है, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि मैं अगर आज हबीब अकरम साहब आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, 9 मई की मैंने परजोर मजम्मत की और पार्टी छोड़ दी। सही। जात की बात थी तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। जात पे मेरे साथ 3 साल तक ज्यादतियां हो रही है, मैंने नहीं छोड़ी, लेकिन सामना किया और सुरखरू हुआ हो और आप को पता है सारा और आपने इस पे प्रोग्राम किए। बट मैं किसी सियासी जमात में तो नहीं गया हूं कि यहां से निकलो वहां पे चला गया हो या पार्टी के अंदर ग्रुप, किसी के साथ राब्ता भी नहीं किया। यार मैं सियासत छोड़ दूंगा क्या? ये जरूरी है कि हमने सियासत करनी है? अच्छा, ये बताइए, अब जैसे ही इस पार्टी का ऐलान हुआ है, साथ ही कुछ लोगों के नाम भी आए और फिर कुछ लोगों की तरफ से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को फ़ोन कर कर के तरदीद भी की गई कि नहीं जनाब हम इसमें शामिल नहीं हैं। तो ये कहीं यकतरफा मामला तो नहीं है कि परवेज खटक साहब खुद ही कह रहे हैं कि जनाब फलां भी मेरी पार्टी में है, फलां भी मेरी पार्टी में? नहीं, मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि ये एकतरफा एक्सरसाइज है। अच्छा। इस पे काफी दिनों से काम हुआ है और इसमें कोई शक नहीं है कि खटक साहब इन सब लोगों के साथ राब्ते में थे। और अगर आप थोड़ा सा ये भी देख ले तो ये जितने भी लोग थे इनमें से कोई बंदा पकड़ा गया? एक बंदा मुझे बताए कि ये पकड़ा गया? नहीं पकड़ा ना। या कोई जो इनके मसले मसाइल है, तो बात ये थी कि ये लोग ऑलरेडी उस पे थे, ये बातचीत में थे और आज ये इकट्ठे हुए और ये जो प्रेस रिलीज की है। मैं चले आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहता हूं कि बकाया तो छोड़ दे, एमपीए कोई होगा, कोई एमएनए वो उसमें छोड़े। अभी इसमें बहुत सारे लोग तो मैं जानता हूं ये पहले पार्टी छोड़ चुके। एहतशाम जो एमपीए है वो कई दिन पहले पार्टी छोड़ चुका है। इसमें आगाज गंडापुर पहले छोड़ चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है। इस तरीके से और इरफान कुंडी को मैंने देखा है उस प्रोग्राम में, वो पार्टी पहले छोड़ चुका है। बहुत सारे लोग तो इसमें पहले पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा, जो मेरे सामने जो सबसे बड़ा वो है एक्स चीफ मिनिस्टर जो अभी तक वजीर आला था, महमूद खान साहब। ये बड़ी खबर है मेरे लिए। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका हमें यहां तक तो पता था,
लेकिन मैं आज आपको बता दूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर तरीन जर्नलिस्टों के साथ आज मैं राब्ते में था। मैं उनसे पूछ रहा था, यार इस तरह की खबरें चल रही है जिस वक्त चल रही, क्या ये महमूद खान है? तो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि नहीं, मैंने अभी उसको मैसेज किया, उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं वहां पे उस प्रोग्राम में नहीं जा रहा हूं। थोड़ी देर के बाद मैंने जब फोटो देखे तो मैंने वो फोटो ट्वीट भी किया। मैंने उस जर्नलिस्ट को फोन किया कि भाई साहब आपने तो अभी मुझे कहा था, कह रहा मैं खुद भी हैरान हूं, अभी उसने मुझे कहा था कि मैं प्रोग्राम में नहीं जा रहा और उसके बाद वो प्रोग्राम में था। तो कहने का मकसद ये है कि चले, अगर कोई बंदा ये हबीब भाई कहता भी है कि जी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, तो आए, मीडिया है और कह दे और अपना वीडियो पैगाम जारी कर दे कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये क्या बात हुई यार? साफ चुपते भी नहीं हो, क्या कहते हैं उसको, सामने आते हो, तो वो वाला काम तो न करे। या साफ आए कि मैं हूं या कहे कि मैं नहीं हूं। अच्छा, पहले भी इस तरह की कभी पार्टियां पाकिस्तान में तो बनती रही हैं। केपी में आमतौर पे इस तरह की बनी हुई या बनाई गई पार्टियां अपना रंग नहीं जमा पाती। आपके ख्याल में ये पार्टी वहां पर कुछ असर डाल सकेगी, वोटर को अट्रैक्ट कर पाएगी? देखिए, मैं दो चीज़ें आपको हबीब साहब खैबर पख्तूनख्वा की ग्राउंड रियलिटी बता दूं। एक तो यह है कि वहाँ पे पीडीएम की या जो तमाम सियासी जमातों की जो वहाँ पे निगरान हुकूमत है और उनके नुमाइंदे अब तो सारी मीडिया पे आ चुके हैं कि उन सब का कंसेंसस के निगरान हुकूमत है, उस निगरान हुकूमत की वजह से भी जो दूसरे पीडीएम के सियासी जमात हैं तो उसकी उनके ऊपर भी लोग इतने ही गम और गुस्से में हैं कि जितने जो है ना वो किसी और पे हों। तो वहाँ पे न उनसे लोग इतने कोई खुश मुझे नजर आ रहे। और दूसरी बात ये है कि बात ये होती है कि यार किसी के साथ पहले ज्यादती हुई हो, उसने पार्टी छोड़ दी हो, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन इस चीज को भी वो किया जाएगा कि भाई आपको 2 महीने 8 दिन के बाद ये याद आ गया, 7 दिन के बाद 9 मई का वाकया याद आ गया और आप पार्टी छोड़ रहे हो। तो अगर आपने छोड़ना था तो पहले दिन छोड़ लेते। और फिर इनमें से अक्सर लोग खान साहब के साथ जूम पे बाकायदा मीटिंग्स 9 मई के बाद करते रहे हैं मेरे नॉलेज में, और खान साहब को कहते थे कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं। वो कहते हैं ना बीप साहब, वो कहते हैं विचू विचू कही जाओ, उत्तो उत्तो रोला पाई जाओ। ये पॉलिसी चल रही थी और ये चल रही है, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सारी चीजें। तो हाँ, ये जो आपने बात की है ये ठीक है, ये कोई वो हलवा नहीं है कि इस तरीके से कोई फैसला होगा। वो हमारे पश्तो में कहते हैं ये गज और मैदान, जब इलेक्शन का मैदान लगेगा तो तब पता चलेगा कि वहां पे इन लोगों की खुद कितनी वैल्यू है और 2018-2013 में इनकी वैल्यू बनाई गई थी या किसकी वजह से, ये सब सामने आपके आ जाए। अच्छा, अजमल परवेज खटक साहब ये दावा कर रहे हैं कि 57 लोग उनके साथ आ गए हैं। अभी तक हम देख रहे हैं महमूद खान साहब के अलावा कोई प्रोमिनेंट नाम उनके साथ नहीं आया है। व्हाट डू यू सी कि क्या कोई और बड़ा नाम केपी से उनकी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है? देखिए, मुझे नहीं अभी तो असल में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है कि मीडिया से इस चीज़ को दूर क्यों रखा गया। और इसमें जो लोग जो हमारे पास इतलात है उसमें तो ये है कि ये जो स्वात है स्पेशली, अच्छा, इसमें जो वो मोहिबुल्लाह खान थे, मिनिस्टर थे वहाँ पे, ये थ्रोट मिनिस्टर रहे। 2013 में भी ये गालिबन मिनिस्टर थे और हमारे साथ ये अभी जो कैबिनेट थी उसमें भी वजीर ज़राअत रहे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहिबुल्लाह खान के बारे में उस वक्त खान साहब ने 3-4 दफ़ा बल्कि 5 दफ़ा ये फैसला किया कि इसको रिमूव कर दे, इसको हटा दे, उसके ऊपर मसले थे। अच्छा। लेकिन चूंकि वो गिरई थे महमूद खान साहब के तो वो उसको बचाते रहे। आज वो भी उस कतार में खड़े थे, उनके साथ थे। अच्छा। इस तरह के इश्तियाक उर्मड़ साहब है, ये वजीर जंगलात रहे। ये बिनियन सुनामी ट्री वाला जो वो था, ये थ्रू आउट 2013 और उसके ऑनवर्ड अभी ये वजीर जंगलात थे। तो वो जाहिर है वो भी इसमें मुझे नज़र आए। तो हाँ, इसमें आतिफ खान और वो जो शाहराम लोग हैं या शाह फरमान था,
ये इस तरह के 3, 4, 5 जो मेन लोग थे वो मुझे नज़र नहीं आए। बकाया तो मैंने एमपीएस का आपको बताया कि 96 एमपीएस थे, तो उसमें से तो मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि जिसको टिकट दिया गया था 2018 में वही एमपीए बन गया, तो वो इतने ज़्यादा है कि उसका कोई वो नहीं है। अब दावे की बात है, दावा तो तभी साबित हो सकता है कि वहाँ पे कोई जर्नलिस्ट गया हो, किसी ने गिने हो, किसी ने गिन के बताए हो कि इतने इतने। अब जो मैंने देखे हैं वो तो 15, 16, 17 लोग मैंने जो पिक्चर देखे हैं अंदर मैंने जो मैंने देखे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, 15, 16 लोग मैंने देखे हैं, 16, 17 लोग मैंने देखे। ठीक है, बहुत अजमल वजीर साहब आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। परवेज़ खटक साहब का अहम बयान भी आया है इलेक्शन के मामले पर कि तहरीक इंसाफ ने 3 से 4 बार इलेक्शन की ऑफर होने के बावजूद इलेक्शन नहीं कराए। इसका क्या राज है, हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन। परवेज़ खटक साहब ने ना सिर्फ ये कि आज सियासी जमात बनाई है नई और उसका एलामिया जारी किया है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत अहम बयानात भी वो दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई ने क्यों इलेक्शन का वक्त ज़ाया किया, ये बहुत बड़ा राज है, और जब ये राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। हबीब साहब, ये भी परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 से 4 बार इलेक्शन की ऑफर ठुकराई है। क्या ये बाकी जमातें तैयार थी इलेक्शन कराने के लिए? बाकी जमातें, पीडीएम, नून लीग भी ये कहती है ना कि हम तो पिछले साल मई में ही तैयार थे इलेक्शन कराने के लिए। तैयार थे तो फिर हुकूमत ना करते। जिस दिन ये तहरीके अदम एतमाद मंजूर हुई है इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उससे अगले दिन की बात है कि इस्लामाबाद की मैं एक मजलिस में बैठा था जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफी सारे लोग बैठे हुए थे और सारे एमएनएस थे। उन सब के बीच में एक साहब ने मुझे बताया, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, और हम अगर कम अज़ कम भी इलेक्शन करवाएंगे तो मार्च में करवाएंगे, अगले साल मार्च में, यानी ये जो मार्च गुजर चुका है। हाँ। उस वक्त तक हमने कुछ ऑब्जेक्टिव हासिल करने हैं, जिसमें उन्होंने मुझे गिन के बताया कि जनाब हमने कानून चेंज करने हैं, हमारे कायदीन फंसे हुए हैं, हमारे खिलाफ केसेस जो हैं अगर हमने उन्हें ख़त्म ना किया, नैब को ख़त्म ना किया, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो लिहाजा उन्होंने बड़ा मुझे कहा कि तेली भी कीता तो रूखा भी खादा। उन्होंने मुझे ये बड़ी कहावत सुनाई। और वहां पर एक साहब बैठे हुए थे जो बाद में काबीना में वजीर भी बन गए। उन्होंने सिर्फ मीक सी नहीं नहीं तुसी ठीक नहीं कह रहे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। तो बाद में थोड़ी देर बाद जब वो गुफ्तगू खत्म हुई तो उन्होंने कहा नहीं बात तो आपकी ठीक है, हमने करना तो यही है। तो लिहाजा ये कहना कि हम 25 मई को, हम 26 मई को इलेक्शन के लिए तैयार थे, ये महज एक डिकॉय था। ये एक तो ये बात ज़हन में रखें। तो तहरीक इंसाफ को जो वो कह रहे हैं 3-4 बार ऑफर हुई। दूसरी बात यह है कि खुद इसी काबीना के, पीडीएम की काबीना के वजीर है ना खुर्रम दस्तगीर साहब, क्या वो एक टीवी प्रोग्राम में हुकूमत हासिल करने के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं बता चुके कि हमने ये, और वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव वक्त के साथ तय थे। तो लिहाजा वो ऑब्जेक्टिव्स का हासिल करने का जब वक्त आना था उन्होंने हासिल कर लेना था। अच्छा, परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि जनाब उसके बाद जी हम मई में, यानी जब दोबारा इलेक्शन की ऑफर हुई, जब ये असम्बलियां तोड़ी। भाई अगर असम्बलियां तोड़ने के बाद इलेक्शन की ऑफर थी तो बड़ी सिंपल सी बात है, इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ी थी, आप इलेक्शन करवा देते एक टाइम पे, क्योंकि जब 17 जनवरी को टूटी थी तो 17 अप्रैल को इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। ठीक है, फिर उसके लिए अदालत क्यों गए, फिर क्यों जाना पड़ा? और फिर जब अदालत ने फैसला दे दिया इलेक्शन का तो उसके खिलाफ उस फैसले को क्यों नजरअंदाज कर दिया? एक बात ये भी चल रही है ना कि जिन तारीखों पर इंतखाबात की बात की जा रही थी, बुशरा बीबी ने ये कहा था कि वो तारीखें इंतखाबात के लिए नेक नहीं है, यानी अच्छी नहीं है, तो इसलिए अच्छा, बड़ी बात है। अच्छा बाब जरा तसव्वुर कीजिए इस इस्तदलाल की, खुद इसके अंदर क्या तजाद है। भाई इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने असम्बलियां कब तोड़वाई? 17, फर्ज किया 17 जनवरी को, ठीक है, 17 जनवरी से 17 अप्रैल को इलेक्शन होना था। तो इसका मतलब है कि जो बुशरा बीबी का हिसाब किताब होगा वो 17 अप्रैल का होगा ना, तो 17 अप्रैल को तो इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर 14 मई को हो जाना चाहिए था। वो भी नहीं, 14 मई का तो फिर इन्होंने रोका ना। हाँ। वो तारीख इनके लिए तो साद हो सकती थी ना, अगर किसी के लिए नहस थी तो इनके लिए तो साद हो सकती थी ना। बात यह है कि पॉलिटिकल मामलात में जब आप इस तरह के दलाइल देना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है कि दलील खत्म हो चुकी है। अब भाई आपने इलेक्शन आपने नहीं करवाए, और आज की तारीख में क्या आपको पाकिस्तान के बेशतर लोगों को इस बात पे यकीन है कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे?
हम हाँ, सब बहुत हम सारे सब लोग के इस पास वक्त, हाँ, हम सब 100% यही यकीन सोच से रहे नहीं हैं कह कि पा रहे। नहीं पता बिल्कुल ठीक 100% कह यकीनी सूरत हाल नहीं है हमारे नहीं लिए। है, हाँ। और आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में मैंने अर्ज किया था कि अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन ना करवाए तो कौमी इलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशान आ जाएगा। बिल्कुल तो कहा आज वो सवालिया निशान मौजूद है ना? बिल्कुल कहा था। अच्छा हबीब साहब, शाह और फरमान अब करवा दें। हाँ। अब कौन सा बुशरा बीबी ने तारीख देनी है, अब तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। अच्छा, शाह फरमान, आतिफ खान, शहराम तरकई, राब्ते तो इनसे भी थे, क्या ये लोग भी ज्वाइन एक करें? तो ये है कि आतिफ खान साहब जो हैं उनका और परवेज खटक साहब का तो आपस में हमेशा मतलब एक टकराव की कैफियत रही है। आतिफ खान साहब को, लेकिन सियासत में तो फिर चीजें हालत पॉसिबल ये होती थी हैं ना। कि आतिफ खान साहब को एक दफा बाकायदा तौर पर कैबिनेट से निकलवाने की बात तक भी बात हुई थी। अच्छा। और महमूद खान साहब और जो अपने जो परवेज खटक साहब हैं ये तो वजीर आजम के ऑफिस में पहुंच गए थे कि जनाब आप इनको निकालें, इनके खिलाफ सबूत लेके जा रहे थे, शहराम तराकई के खिलाफ लेके, याद नहीं आपको कुछ दिन के लिए फिर इन दोनों ने वजारत छोड़ भी दी थी। तो जो उस वक्त इनके साथ नहीं मिले थे वो अब क्यों मिलेंगे? अलबत्ता इन्होंने शहराम तराकई के खानदान से जरूर रब्ता किया था। अच्छा। अब दूसरी बात यह है कि आप जो खुद परवेज खटक साहब हैं, अगर आपको याद हो कि 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन के बाद इमीडिएटली खैबर पख्तूनख्वा में एक इजलास हुआ था। और वो इजलास किसने करवाया था? वो इजलास अराकीन असम्बली का 36 या 37 थे, उसमें खुद परवेज खटक साहब ने होस्ट किया था। अच्छा। परवेज खटक साहब ने उसको होस्ट किया कि वजीर आला मुझे होना चाहिए, क्योंकि ये सूबाई असम्बली की सीट से भी जीते थे और कौमी असम्बली की सीट से भी जीते थे। तो उन्होंने जनाब कहा जी कि हम तो चेयरमैन को टेंशन दे देंगे, मैं अपना इजलास मुनक्किद करके। जब चेयरमैन ने कहा अच्छा जी आपने इजलास मुनक्किद किया, तो कहते नहीं 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 हमने सिर्फ चाय वाय के लिए इकट्ठे हुए थे, हम तो इसरा जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। और उसके बाद फिर इन्होंने तौन और करहन इन्होंने अपनी सूबाई असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। और फिर जहां तक खुद इलेक्शन की बात है, अब मैं आपको ये बताऊं, ये मुझे मतलब यूं समझिए कि जैसे यहाँ बैठ के ये आप मेरे सामने हैं तो इस तरह मुझे पता है कि जब 25 मई को जो एक याद है आपको केपी से भी एक काफिला चला था और एक लाहौर से भी चला था, तो 26 तारीख को जब वहाँ पहुँच के चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा था कि जनाब हम वापस जा रहे हैं, तो ये मुझे बताएं कि उस दिन सबसे ज़्यादा इमरान खान से लड़ाई किसने की थी और किसने ये कहा था कि आपने यहाँ पर आके जो काफिला रोका है, धरने का ऐलान नहीं किया, आपने मेरे साथ ज्यादती की है, वरना मैंने अभी इलेक्शन लेके आना था। अच्छा। ये किसने कहा था? परवेज खटक साहब ने। परवेज खटक साहब ने कहा था। सबसे ज्यादा लड़ाई उसकी तो इन्होंने की थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी तो मतलब ये जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पेश हो रही थी, उससे 2 दिन पहले तक वजीर आजम हाउस में कौन जाके कह रहा था कि जनाब खान साहब मसला हल हो गया? अच्छा, परवेज खटक साहब ये यकीन दिला रहे थे। हाँ। तो देखिए ये सारी चीजें हैं जो तारीख का हिस्सा है और ये सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ बाहर आती चली जाएंगी। हाँ, कुछ और भी राज हैं, और भी कुछ राज, और भी बहुत कुछ है। अच्छा। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि इसी पे इक्तफा करना चाहिए। अच्छा अच्छा। और अभी साहब हम ये जो बात कर रहे थे बार बार कि वोटर को कन्विंस कर पाएंगे परवेज खटक साहब? वोटर को कन्विंस करने का आलम यह है कि जो इन्होंने जब जब भी इलेक्शन लड़े हैं, आपको पता है कि जो परवेज खटक साहब हैं इनका हल्का असर है नौशहरा, और नौशहरा से बाहर इनके लिए खैबर पख्तूनख्वा खत्म हो जाता रहा एक ज़माने में। बल्कि इनकी मेरी थोड़ी सी एक बात पे एक दफ़ा तलखी भी हो गई थी, खैर वो एक अलग कहानी है। तो लेकिन चूंकि मेरे बड़े हैं तो मैं खामोश रहा, मैंने कहा सर मुझे माफ़ कर दें। तो खैर, तो नौशहरा से बाहर तो मामला बिल्कुल मशकूक है। नौशहरा के अंदर भी मुझे नहीं लगता कि परवेज खटक साहब कोई बड़ा चमत्कार जो है, बड़ा मौजज़ा दिखा सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे नाज़िम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है, एक के बाद एक तनाज़ा खड़ा हो रहा है। क्या इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे? इस पर कानूनी और आइनी सवालात उठ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है नई मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, इलेक्शन
पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। MKM और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नई मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 माह का अरसा दरकार है। नई हल्का बंदियों के लिए वक्त दरकार हो तो आईनी तरमीम करना पड़ेगी। दूसरी तरफ इलेक्शन इस्लाहात को लेकर हुकूमत काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है। आज इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का चौथा इजलास हुआ। हुकूमत का दावा है कि इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया है। सवाल यह है मरदमशुमारी पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद कैसे मुमकिन होगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं फैफिन के तर्जुमान रशीद चौधरी साहब। रशीद चौधरी साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकते हैं? थैंक यू जी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो सबसे पहली और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो जिन सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ना है उनकी जो रूल्स ऑफ गेम है उस पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। ये खुशाइंद बात है कि हमारी सियासी जमातें इस वक्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इकट्ठी हुई हैं और अगरचे उनके सेशंस इन कैमरा हो रहे हैं लेकिन वो बहुत सारी इस्लाहात पे बात कर रहे हैं और उसमें सारी पार्टीज़ मौजूद हैं। अगर ये इस्लाहात इत्तफाक राय से हो जाती हैं तो ये अगला इलेक्शन जो है उसकी आउटकम को तमाम फरीकों की तरफ से एक्सेप्ट करने की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन रशीद साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक पार्टी जो है मुसलसल वो तोड़ फोड़ का शिकार है या टूट फूट का शिकार है और अगर एक मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हालत है या उसे इलेक्शन में मुश्किलात पेश आती हैं, तो क्या 2018 में हम मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल थी क्या उससे कंपेयर कर सकते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल को, या ये ज़्यादा ख़राब है? देखिए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है, तमाम सियासी जमातों को एक सा माहौल फ्राहम करना कि वो अपनी कैंपेनिंग भी कर सकें, अपने कैंडिडेट्स भी ला सकें, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तब बरोकार आता है जब मुल्क में उबरी हुकूमत आ जाती है। लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत ज़रूरी है और ये मेरे ख्याल में पहला एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि जिसमें तमाम सियासी जमातें कम से कम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बहुत अरसे बाद किसी इशू पे इकट्ठे होकर बात कर रही हैं। एक कमेटी है, उस कमेटी के इजलास हो रहे हैं, उसमें वो चीज़ों को फाइनलाइज भी कर रहे हैं। तो ये तो बहुत एक अच्छी बात है कि पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और वो आप नहीं समझते कि कुछ ताख़ीर की गई इंतखाबी इस्लाहात में? ऐन इलेक्शन से पहले आके इंतखाबी इस्लाहात के लिए इकट्ठे हो गए, पहले हो जानी चाहिए थी। जी, ये अक्टूबर 2020 में एक बिल आया था, पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में गया था, लेकिन उस बिल पे इत्तेफाक राय नहीं हो सका। तमाम पार्टियां इकट्ठी नहीं हो सकी, कभी इकट्ठी होती थी कभी नहीं होती थी, और फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरा बिल आ गया, तो उसकी वजह से ये वाली जो इस्लाहात हैं ये भी जो होलसेल इस्लाहात थी जिसमें इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उस वक्त की गवर्नमेंट और जो हमारे जैसे इदारे हैं उनकी सिफारिशात शामिल थी, लेकिन उस पर वो पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हो सका। और ये देर आयद दुरुस्त आयद अभी भी ये खुशाइंद बात है कि इतने अरसे के बाद और इतनी ताख़ीर के बाद कम अज़ कम इलेक्शन वाले मामलात और रूल्स ऑफ गेम पे एक इत्तेफाक राय ना हो तो इलेक्शन। ये बताइएगा कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं आता किसी एक पार्टी को, तो क्या ऐसे इलेक्शन पे आप आलमी बरादरी से भी मुंसलिक हैं, तो वहाँ से क्या रिएक्शन आ सकता है या वहाँ पे क्या रद्द अमल देंगे वो ऐसी हुकूमत के बारे में जो किसी मशकूक इलेक्शन से वजूद में आई हो? जो ऑब्जर्वर ग्रुप्स होते हैं वो इंटरनेशनल हों या नेशनल हों, वो लेवल प्लेइंग फील्ड को और जो इंतखाबी मामलात हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं और अपने मुशाहिदात वो रिपोर्ट के ज़रिए शेयर भी करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से भी, इलेक्शन कमीशन से भी और जो अवाम है उनसे भी। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का जो फराहम करना है ये तो जिम्मेदारी उन पार्टियों की भी है जो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, इलेक्शन कमीशन की भी है, हुकूमत की भी है
और क्योंकि इलेक्शन स्टेबिलिटी का जरिया होना चाहिए, इस्तेहकाम उससे आना चाहिए, ना कि ये कि इलेक्शन। चौधरी साहब ये बताइए कि अगर हम 2018 के इलेक्शन को देखें तो 4 महीने पहले जो PMLN की सूरत हाल थी, तो आइंदा इलेक्शन से 4 महीने पहले तकरीबन हम बैठे हैं, तो PTI की सूरत हाल क्या दोनों कंपेरेबल है? जो ऑब्जर्वर ग्रुप्स हैं, जो हमारे जैसे इदारे हैं, वो काम करते हैं और वो वाली इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो उनके पास पहुंचती है। हम जैसे ही इलेक्शन का बिगल बजता है तो हम इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स हैं और जो इलेक्शन के दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनसे जो लेवल प्लेइंग फील्ड भी है और जो मामलात हैं उन पे हम उनसे राय लेते हैं, उसकी बुनियाद पे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अभी बहुत कबल अज़ वक्त है ये देखना कि हालात किस तरफ जाएंगे और पार्टीज किस तरह का फील कर रही होंगी इस हवाले से कि वो कैंपेन चलाने में कितने आज़ाद हैं और अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं। तो ये अभी थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है, ये जब ये बिगल बचेगा तो शायद मामलात ज़्यादा क्लियर। और कुछ अनसर्टेनिटी भी है कि इलेक्शन पता नहीं वक्त पर हो पाते भी हैं या नहीं हो पाते। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद चौधरी साहब, आप प्रोग्राम मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।